नमस्कार फ्रेंड्स, बजट 2023 हमारा आज का टॉपिक है सेक्शन 43BH। इस सेक्शन में जो प्रावधान है उसे हम समझेंगे और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो हमें इसके फॉलो करते समय सावधानी रखनी है, उस पर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा। हमारे अभी तक के वीडियोस को आपका भरपूर प्यार मिला है और हम आशा करेंगे कि भविष्य में भी आप हमसे इसी तरह जुड़े रहेंगे। आपका अगर कोई डाउट है, आपके कुछ सुझाव हैं, तो आपका हमेशा की तरह स्वागत है। फ्रेंड्स, जो MSMEs होती हैं, ये बेसिकली MSMED एक्ट से गवर्न होती हैं। इनके प्रोटेक्शन के लिए ये एक्ट बनाया गया है। इसका एक बड़ा रिलेवेंट सेक्शन है, दैट इज सेक्शन 15। ये सेक्शन MSMEs के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीज़ें कहता है। पहली चीज़, अगर MSMEs किसी के साथ किसी सर्विस या गुड्स सप्लाई करने के एग्रीमेंट में एंटर होती हैं, तो वहाँ मैक्सिमम 45 डेज के भीतर उन्हें पेमेंट्स मिल जानी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो ये पेमेंट्स उन्हें विद इंटरेस्ट रिसीव करने का एंटाइटलमेंट होगा। ये जो इंटरेस्ट का रेट है, नॉर्मली प्रिवेलिंग जो बैंक रेट है, उसका 3 टाइम्स होगा। तो ये एक बेसिक प्रोटेक्टिव मेजर है जो सेक्शन 15 ने कहा है। इस सेक्शन में एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे स्टार्ट नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन टू द कंट्रेरी एनीवेयर इन एनी लॉ ऑफ इंडिया। ये इस हेडलाइन के साथ ये सेक्शन जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी दूसरे लॉ में अगर इस बात से कॉन्ट्रेरी रखते हुए कोई दूसरी बात कही जाएगी, तो ये सेक्शन उस दूसरे प्रोविजन पर ओवरराइडिंग इफेक्ट रखेगा। ये डिस्कस करना या ये आपसे इसका जिक्र करना काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता था। शायद इस बेस पर हम इस अमेंडमेंट को, जो इनकम टैक्स एक्ट में इस फाइनेंस बिल 23 के जरिए लाया गया, उसे अच्छे से बेहतर तरह से समझ पाएंगे। देखिए, ये जो अमेंडमेंट है, ये सेक्शन 43B के साथ लाया गया है। सेक्शन 43B को भी थोड़ा सा ब्रीफली समझें। ये सेक्शन एक्सपेक्ट करता है कि जो भी एक्सपेंसेस हैं बिजनेस के रिलेशन में, जो भी एक्सपेंसेस किए हैं, वो एक्सपेंसेस भले ही अदरवाइज एक्सेप्टेबल हो, भले ही लीगल हो, बिजनेस से रिलेटेड हो, कहीं किसी लॉ के कंट्रावेंशन में नहीं है, इसके बावजूद इस सेक्शन में जो लिस्ट मेंशन है, उनका डिडक्शन इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए तभी मिलेगा तब जब आप उनको एक्चुअल में पे करो। आपने अगर उन्हें एक्चुअल में पे नहीं किया है तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओके, इस लिस्ट में जो कंटेंट्स हैं वो हम डिटेल में नहीं लेंगे, बट बेसिकली जो ऑब्जेक्ट है वो पब्लिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। ओके, तो ये हुआ। अभी सेक्शन 43 भी अपने आप में एक रिलैक्सेशन लेके भी चलता है, एक एक्सटेंडेड टाइम लिमिट लेके भी चलता है, जिसे वो प्रोविजो के जरिए डिस्कस करता है। ये कहता है कि जो प्रोविजो है, ये कहता है कि आपने उस ईयर में जिससे वो एक्सपेंस परटेन करता है, जिससे वो एक्सपेंस संबंधित है, मैं अगर पेमेंट नहीं भी किया किसी वजह से, तो आप उस ईयर से संबंधित रिटर्न फाइल करने की जो भी एप्लीकेबल लास्ट डेट आपके ऊपर है, उस तक भी इसका पेमेंट कर दें। अगर आप ऐसा भी कर देते हो, इतना भी कर देते हो, तो भी ठीक है, हम आपको उसी संबंधित ईयर में जिससे वो एक्सपेंस रिलेट कर रहा था डिडक्शन दे देंगे। जैसे फाइनेंशियल ईयर 2022-23, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 की अवधि, इस अवधि का कोई एक्सपेंस है, ओके, से आपने एम्प्लॉय को बोनस देना है। ये बोनस सेक्शन 43B के परव्यू में आता है। आपको 31 मार्च 2023 तक इस बोनस का भुगतान कर देना है। ठीक है, अगर आप नहीं कर पाते हो तो भी आपको ये जो 43B का प्रोविजो है वो हेल्प करता है। वो कहता है कि आप फाइनेंशियल ईयर 22-23 की जो रिटर्न फाइल करने की एप्लीकेबल लास्ट डेट है, से आपके लिए वो डेट 31 जुलाई 2023 है। आप इस बोनस का पेमेंट 31 जुलाई 2023 तक भी कर दीजिए, तो भी हम आपको इसका डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में दे देंगे। ओके, अभी ये जो अमेंडमेंट आया है, इसे समझिए। ये MSMEs के रिलेशन में कहता है कि MSMEs को जो आपने सर्विसेज
के लिए पेमेंट करना है या गुड्स के लिए पेमेंट करना है, उसे आपको क्लेम करने के लिए उसका डिडक्शन आपको तभी मिलेगा तब जब आप उसका एक्चुअल में पेमेंट करेंगे। पहली बात। अब दूसरी बात ये आती है कि चलिए ठीक है भाई, आपने 31 मार्च तक इसका पेमेंट नहीं किया, तो क्या ये 31 जुलाई वाला जो रिटर्न फाइल करने के लिए जो भी एप्लीकेबल डेट है, हो सकता है वो 30th ऑफ सितंबर हो आपके लिए अगर आपके ऑडिट्स होते हो, तो क्या आपको ये एक्सटेंडेड टाइम ड्यूरेशन अवेलेबल होगी? आंसर इज नो। ये एक्सटेंडेड टाइम ड्यूरेशन आपके लिए एमएसएमईज के रिलेशन में अवेलेबल नहीं होगी। कैसे, क्यों अवेलेबल नहीं होगी, ये समझिए। यहाँ इस क्लॉज के साथ एक प्रिकॉशनरी मेजर है जो कहता है कि यहाँ जो टाइम ड्यूरेशन, जो अलाउबिलिटी की बात है, उसे हम एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंगली देखेंगे, ना कि जो प्रोविजो है 43B का उसके अकॉर्डिंगली। दैट मीन्स अगर एमएसएमई एक्ट ने आपको 45 डेज का टाइम अलाउ किया है तो पेमेंट 45 डेज के भीतर हो जानी चाहिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने 31 ऑफ मार्च को किसी एमएसएमई से किसी माल को खरीदा, आपके पास 31 मार्च 2023 आपके पास इसे पेमेंट करने के लिए एमएसएमई एक्ट के अकॉर्डिंगली 45 डेज का टाइम है। ये जो 45 डेज का टाइम ड्यूरेशन है ये से 15th ऑफ मई को खत्म होता है, 15th ऑफ मई 2023 तक खत्म होता है। आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आपने इस अमाउंट को एक्सपेंस के रूप में दिखाया, आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में परचेज में ये अमाउंट जुड़ा हुआ है। अभी क्वेश्चन है कि क्या आपको इस अमाउंट का आपके जो टैक्सेबल प्रॉफिट का कैलकुलेशन है के लिए डिडक्शन इस फाइनेंशियल ईयर में मिलेगा? समझिए, यहां पर दो बातें हो सकती हैं। पहली बात, आप इसका पेमेंट 15th ऑफ मई 23 से पहले कर दें, या इसका पेमेंट 15th ऑफ मई 23 के बाद करें। ध्यान दें, मैं यहाँ पर कैटेगरिकली 15th ऑफ मई 23 की बात कर रहा हूँ, मैं 31 जुलाई 23 या 30th ऑफ सितंबर 23 की बात कर ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि इस एक्सपेंस, इस नेचर के एक्सपेंस की डिडक्टिबिलिटी के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाली बात की ही नहीं गई है। इसके लिए एमएसएमई एक्ट में दी गई समय सीमा की बात की गई है। यह फर्क है। ओके, यहां अगर पेमेंट आप 15th ऑफ मई 23 से पहले कर देते हो, 15 से 14th ऑफ मई 23 को आपने इस एमएसएमई का बिल का भुगतान किया, बेसिकली आपने ये भुगतान फाइनेंशियल ईयर 23-24 में किया, फिर भी ठीक है, चलेगा, आपको डिडक्शन फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ही मिल जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपने इसका पेमेंट से 16th ऑफ मई 23 को किया, यहां प्रॉब्लम है। क्यों है? क्योंकि आपने एमएसएमई एक्ट की दी गई समय सीमा को वायलेट कर लिया। पेमेंट का डिडक्शन 22-23 में नहीं मिलेगा, 23-24 में मिलेगा, वो एक अलग मैटर है। आप फर्क देख रहे होंगे, मैं वापस रिफर करूंगा। अगर ये अमाउंट बोनस से रिलेटेड होता या ये अमाउंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो आपने लोन पर इंटरेस्ट देना है उससे रिलेटेड होता है, या आपके एम्प्लॉय के प्रोविडेंट फंड के कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है, ये सारी चीजें भी 43B में कवर्ड हैं। उस केस में इसका डिडक्शन 16 मई 23 पर करने पर मिल जाता है, क्योंकि वहां पर आपकी हेल्प के लिए 43B का वो प्रोविजो खड़ा हुआ है जो आपको रिटर्न फाइल करने तक का टाइम देता है। अगर आपके लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट 31 ऑफ जुलाई 23 है, तो आप 16th ऑफ जुलाई 23 को भी पेमेंट करते तो भी डिडक्शन 22-23 में ही मिल जाता। ओके, ये चीज शायद आपको क्लियर हो रही होगी। एमएसएमई से रिलेटेड पेमेंट्स में एमएसएमईज को प्रोटेक्शन देने के लिए 43B में ये क्लॉज जो हम बात कर रहे थे, क्लॉज H इंसर्ट की गई है, और आप समझ पा रहे होंगे ये इन्हें एमएसएमईज को किस तरह से प्रोटेक्ट करेगी। यहाँ अगर हम एमएसएमईज हैं तो हमें हमारे ये जो राइट है ये पता होना चाहिए। अगर हम सेकेंड एंड पर बैठे हुए हैं तो हमें ध्यान रखना है ताकि हम अनड्यूली एक दिन 2 दिन के फर्क से ही, है ना, हो सकता है हम अनड्यूली इस डिसअलाउबिलिटी को फेस ना करें। यहाँ पर इस वीडियो को कंक्लूड करने से पहले मैं एक छोटी सी चीज और कहूंगा। एमएसएमईज का मतलब,
ध्यान दीजिए, एमएसएमईज का मतलब उन एंटिटीज से हैं जो एमएसएमईडी एक्ट में रजिस्टर्ड हैं, ब्रॉडली जिनका एनुअल टर्नओवर 250 करोड़ से कम है, जिनका प्लांट एंड मशीनरी में किया गया इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम में बात कर रहा हूँ 50 करोड़ से कम है। ये एंटिटीज एमएसएमईज होंगी। इसमें सर्विस प्रोवाइडर्स, इसमें व्यापारी वर्ग जो ट्रेडिंग्स में एंगेज्ड हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हैं, इवन प्रोफेशनल्स, हम आप जैसे लोग भी एमएसएमईज में अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई करते हैं तो कवर्ड होते हैं। तो हमारे सभी के इंटरेस्ट के लिए हम बोल सकते हैं। और अगर मैं बात करूं माइक्रो लेवल पर इकोनॉमी के एस्पेक्ट से या मैक्रो लेवल पर भी इकोनॉमी के एस्पेक्ट से, तो ये चीज़ें बड़ी हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो प्रोविज़न है ये एश्योर करेगा या एश्योर करने का प्रयास करेगा कि एमएसएमईज को भुगतान टाइमली मिले, ताकि उनका जो रेवेन्यू साइकिल है वो प्रॉपरली वर्क करे और वो इन ट्रू सेंस इकोनॉमी के वेलफेयर के लिए कंट्रीब्यूट कर पाए। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि मैं कुछ हद तक अपने इस प्रयास में सफल हुआ होऊंगा। मेरा प्रयास है कि मैं आपको जो लॉ के प्रोविजंस हैं, जो अमेंडमेंट्स आ रहे हैं, उनसे अवगत कराऊं। आपके सुझावों का हमेशा की तरह स्वागत रहेगा। बहुत धन्यवाद।